ज्योतिष की जो ब्रांचेज हैं उनमें है गणिता, होरा और संहिता। और भी अन्य ब्रांचेज हैं जैसे होरारी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, मुहूर्ता है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। ये जो मुख्य बातें तीन लिखी गई बृहत्प्राचीन होरा शास्त्र में। गणिता क्या है? गणिता है ग्रहों की कैलकुलेशन, जिसको हम आज मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। हम लगन कैसे बनाएंगे, लगन कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति का कौन सा लगन है। जब भी हमारा लगन बन के हमारे सामने आता है, मान के चलिए जब बच्चा पैदा हुआ और जो राशि उस समय ईस्टर्न हॉरिजन में पीर हो रही होती है, वो राशि उसका लगन बनती है। तो किसी व्यक्ति का लगन अगर 5 नंबर का बनता है तो उसके हॉरोस्कोप में वो काउंटिंग 5 नंबर से स्टार्ट होगी और आगे चलेगी 5, 6, 7 और 12th हाउस में जाके 4 नंबर पे खत्म हो जाएगी। तो गणिता में हम सारी कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे है, कौन सी राशि में है। दूसरा पार्ट है इसका होरा। होरा का मीनिंग है अहोरात्रा, मीन डे एंड नाइट। एक दिन और एक रात को मिला के बनता है अहोरात्रा। अब ये जो अहोरात्रा है ये क्या है? जो दिन का समय है इसको हम कहते हैं दिनमान, और जो रात का समय है उसको कहते हैं हम रात्रिमान। अब दिन किसको बोलेंगे हम? दिन तो 24 घंटे का होता है, बट दिनमान किसको बोलेंगे? दिनमान होगा एक सूर्य उदय से लेके उस शाम में जब सूर्य अस्त होता है, मीन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, उसको बोलेंगे दिनमान। और सनसेट से लेके नेक्स्ट सनराइज तक उसको बोलेंगे रात्रिमान। तो पूरा जो एक दिन है वो 60 घड़ी का होता है, मीन 60 घड़ी का एक दिन होता है। अब ये तो था हमारी जो वैदिक कैलकुलेशन है कि एक दिन 60 घड़ी का होता है। ये भी कैलकुलेशंस हम थोड़ी थोड़ी बीच में करते रहेंगे। नेक्स्ट इज संहिता। संहिता क्या है? संहिता मीन दिस इज बेसिकली द ग्रामर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। वो कौन से नियम, वो कौन से रूल जिनको हम लर्न करेंगे, जिनको हम फॉलो करेंगे, और उन रूल्स के बेस पे हम ज्योतिष को सीखेंगे। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट सीखते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग रूल्स रहते हैं, अलग वोकेबलरी रहती है, अलग प्रिंसिपल्स रहते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में ज्योतिष संहिता, ज्योतिष हमें हमारे कर्मों से जोड़ता है। और कर्मा थ्योरी क्या कहती है? कर्मा थ्योरी कहती है कि हमारे 3 प्रकार के कर्म मानेंगे हैं: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जी, क्रियामान कर्म क्या है? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है और जब भी वो अपने होश संभालता है, मीन जब उसने कार्य करना आरंभ करना है, अपना कर्मा स्टार्ट करना है, वो जो कर्मा करता है अपनी कॉशियस लाइफ में आके, उसको बोलते हैं क्रियामान कर्मा। अब व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से कर्म किए, बहुत से कर्मों का फल भी भोगा उन्होंने। जैसे इट जस्ट लाइक जैसे हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर उसको विथड्रॉ कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर से हमारे पास सेविंग आती है, हम डिपॉजिट कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब हम मंथ के बाद बैलेंस शीट निकालते हैं तो हमें पता चलता है हमारे पास अभी भी इतना पैसा पड़ा हुआ है। सेम यही है, जो हमने कर्म किए और उसके बाद हमारी लाइफ स्टॉप हो गई, मीन हमने नया जन्म ले लिया, तो पहली जन्म में जो हमने कर्म किए, चाहे अच्छे किए
जहां बुरे किए, वो जो वो कर्म है वो हमारे बन गए संचित कर्म। मीन वो वाले कर्म जो हमने किए और उनके रिजल्ट अभी हमने नहीं भोगे। चाहे अच्छे कर्म थे, उनको हमने एंजॉय करना था, चाहे बुरे कर्म थे, उनसे हमें सफरिंग मिलनी थी, वो हमें नहीं मिले। अब नेक्स्ट लाइफ में वो हमारे संचित कर्म बन के हमारे आगे आएंगे और वो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। तीसरे है प्रारब्ध कर्मा। ये प्रारब्ध कर्मा वही है जो संचित कर्मा है हमारे, वो आगे हमारा प्रारब्ध होके आएंगे और वही हमारा आगे जो हमारी डीड्स है उनको वो आगे करेंगे। और ये कर्मा कभी भी इंस्टिंक्ट नहीं होते। प्राशर ऋषि ने ऐसा कहा गया है कि प्रलय के अंत तक भी ये कर्म आपके साथ रहेंगे और जिस दिन पृथ्वी की प्रलय हो जाएगी उस दिन के बाद ये कर्म जाके आपके खत्म होने वाले हैं, नहीं तो ये कर्म सारे आपके साथ चलते जाएंगे। तो महर्षि प्राशर ने जब बृहद प्राशर होरा शास्त्र लिखा, उसके बाद और भी बहुत से ऋषियों ने ज्योतिष के ऊपर काम किया। जैसे महर्षि जैमिनी की, जिसको हम जैमिनी सूत्रम बोलते हैं, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद गर्ग ऋषि हुए, उन्होंने गर्ग संहिता लिखी। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे ज्योतिष का। सत्याचार्य जी हुए, सत्याचार्य जी ने नॉडी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम किया। और फिर जो हमारा भी मॉडर्न समय चल रहा है, जैसे हमारे एंशिएंट इंडियन पार्ट में लगभग 57 बीसी में, मीन 57 बीसी में ब्रह्महिरा जी हुए हैं। उन्होंने दो बहुत बड़े ग्रंथ लिखे ज्योतिष के, जिनका नाम है बृहत जातका और बृहत संहिता। और भी लिखे उन्होंने, पर ये उनके बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ग्रंथ हैं। ये जिन भी किताबों के मैं भी नाम ले रहा हूँ, ये सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद कल्याण वर्मा जी हुए, 578 ईस्वी में उन्होंने सारावली नाम की एक बुक की रचना की। उसके बाद मंतेश्वर जी हुए, 16th सेंचुरी में उन्होंने फल दीपिका लिखी। नीलकंठ जी, उन्होंने ताजिक नीलकंठी लिखी। ये मैं उन ग्रंथों के नाम ले रहा हूँ जिनका इतिहास में एक नाम है और इन्होंने हर एक ने एक नए नए सूत्र देके ज्योतिष को आगे बढ़ाया। इवन मॉडर्न टाइम्स में कृष्णा मूर्ति जी हुए हैं, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने, जिन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी लिखी और उन्होंने प्राचीन ज्योतिष को ही, वैदिक ज्योतिष को ही आधार मान के और वहां से ही नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को लेके तो उसके ऊपर काम किया और शार्ट टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शंस निकाली। है यही ज्योतिष, पर टेक्निक्स उन्होंने प्रेडिक्शंस की डिफरेंट निकाली, जिसको आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर कृष्णमूर्ति जी के आगे फॉलोअर्स हुए काफी। कृष्णमूर्ति जी के एक फॉलोअर्स थे पंडित कार, जो उड़ीसा के थे। उन्होंने कार थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन लिखी, जिसको हम सब लॉर्ड थ्योरी कहते हैं। और उसी सब लॉर्ड थ्योरी को लेके आगे फिर दिल्ली के खुल्लर साहब हुए, उन्होंने CAL लिखी, कस्पल इंटरलिंकेज थ्योरी, उसके ऊपर काम किया। मीन बहुत से लोगों ने आगे आगे पीछे वाले जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनके काम को आगे आगे बढ़ाते गए और उसमें नई नई चीजें ऐड करते गए, लोग शोध करते गए। अभी भी बहुत से ज्योतिष जो हमारे साथ के लोग हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट विषयों में शोध कर रहे हैं, नई नई चीजें लेके सामने आते हैं। हजार हजार 500 कुंडलियों के ऊपर काम करते हैं और नई नई चीजें शोध करके सामने लाते हैं। ये तो थी एक छोटा सा हिस्ट्री का ब्यौरा कि ये हमारे ज्योतिष की बैकग्राउंड है क्या और हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप कोई भी ज्योतिष की विद्या पढ़िए, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, चाहे आप लाल किताब पढ़िए, चाहे आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, चाहे आप भृगु नंदी नाड़ी पढ़िए, इन सब का बेस जो माँ है, जो आधार है, वो हमारी पराशरी एस्ट्रोलॉजी है। मीन वो हमारा वैदिक सिस्टम है। सो वैदिक सिस्टम ही हमें हमारे पूरे ज्योतिष का आधार देता है। इसलिए अगर हम वैदिक ज्योतिष को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं,
तो हम कोई भी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी को आराम से समझ पाएंगे। अब इसमें कुछ एक पार्ट जो गणिता का आता है, जिसमें हम लगन की कैलकुलेशंस, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको लगन की कैलकुलेशन करना सिखाऊं। और उसके लिए टेबल ऑफ असेंडेंट बुक चाहिए होती है, तो जहाँ तो मैं उसकी पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, नहीं तो आपको लिंक दे दूंगा, आप कहीं से वो मार्केट से परचेज कर लो। जो जो गणिता पार्ट सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट क्लास ले लूंगा। इस क्लास में मैं सभी को नहीं सिखाऊंगा शायद, क्योंकि सारे लोग शायद इंटरेस्ट ना हो वो गणिता पार्ट सीखने के लिए, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर मोबाइल के ऊपर काफ़ी अवेलेबल रहते हैं, जिनमें आप आराम से लगन की कैलकुलेशन करते हो और एकदम आपके सामने रिजल्ट निकल के आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इस कोर्स में क्या-क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम प्लैनेट्स, जो 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष में हमारे टोटली 9 प्लैनेट्स हैं। अब इन 9 प्लैनेट्स में कौन-कौन से वो प्लैनेट्स हैं, तो 9 प्लैनेट्स के क्या नाम हैं? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हम इनको 9 ग्रह बोलते हैं, 9 प्लैनेट्स बोलते हैं। बट जब हम एस्ट्रोनॉमिकली इनको देखते हैं, अब एस्ट्रोनॉमिकली ये जो हमारे पास 9 ग्रह हैं, इसमें एक्चुअल में 5 प्लैनेट्स हैं, जिनमें आते हैं मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। तो ये 5 प्लैनेट्स हैं। उसके बाद 2 हैं हमारे पास, एक सन है जो कि स्टार है, और एक मून है जो कि सैटेलाइट है अर्थ का। 7 हो गए। और उसके बाद 2 अन्य ग्रह हैं, जिनको हम शैडो प्लैनेट्स कहते हैं, नोड्स भी कहते हैं, एंड दीज आर राहु एंड केतु। अब ये जितने भी हमारे ये नवग्रह सिस्टम है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इनको कौन बांध के रखता है एक सूत्र में? तो सूर्य है, जो सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में है, सेंटर में है। तो पूरे सौर परिवार के केंद्र में होने के कारण ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सबको बांध के रखता है, और सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग अर्थ, हमारी पृथ्वी, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और वो जो मैग्नेटिक पावर क्रिएट होती है प्लैनेट की मूवमेंट से, वो सारे उस ऑर्बिट में घूमते हैं। जितना भी हमारा ये पूरा स्पेस है ऊपर का, हमने इस पूरे स्पेस को एक तो 12 हिस्सों में बांटा है। ये जो हमने इनको 12 हिस्सों में बांटा हुआ है पूरे स्पेस को, उन 12 हिस्सों को हम बोलेंगे 12 राशियां। तो 12 राशियां हैं। राशियों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और लगभग हम हर एक राशि को पूरे ध्यान से समझेंगे। मैं 3 से 4 क्लासेस सिर्फ राशियों के ऊपर लूंगा, ताकि जो व्यक्ति राशियों को अच्छी तरीके से समझ जाएगा, वो राशियों के बाद बेसिक प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए मैं आपको पूरा इंश्योर करता हूँ। तो राशियों को हम पूरे ध्यान से समझेंगे। तो पूरे जो ब्रह्मांड है हमारा 12 हिस्सों में डिवाइड है, तो उसको हम बोलते हैं राशि। हर एक राशि, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का अगर हम सेंटर में एंगल निकालें, मान लो सर्कल का जब हम सेंटर का एंगल निकालते हैं, वो आता है 360 डिग्री, मीन 360 डिग्री। और 360 डिग्री एंगल को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो हर एक राशि आती है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो ट्रेवल है, वो हर एक राशि का है। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप किए हैं। हाँ, कुछ नहीं है कि सर रिकॉर्डिंग ठीक चालू कीजिए।
हाँ, वो स्टार्ट कर ली थी जब आपने मैसेज डाला था। तो हम बात कर रहे थे राशियों की। तो 12 राशियाँ हैं, हर एक राशि 30 डिग्री की है और हर एक राशि का एक प्लैनेट स्वामी है। जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंस कौन से प्लैनेट की है? वो है हमारे सूर्य देव। क्योंकि सूर्य हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, इसके बिल्कुल केंद्र बिंदु है, इसके सेंटर में है सूर्य। तो सूर्य की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है हमारे लिए। अब सूर्य कौन सी राशि का स्वामी है? तो सूर्य के पास आधिपत्य है सिंह राशि का, जिसको हम लियो राशि बोलते हैं। और सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो सूर्य 3 नक्षत्रों पे रूल करता है, जो है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अभी मैं बात कर रहा था कि 12 राशियां 360 डिग्री में डिवाइड की गई हैं, तो हर राशि 30 डिग्री की है। उसी प्रकार वो जो 360 डिग्री का एरिया स्पेस में, उनको 27 नक्षत्रों में भी इक्वली विभाजन किया गया है। तो इसलिए जब हम 360 को 27 से भाग देते हैं, 27 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो हर एक नक्षत्र के पास जो स्पैन है वो 13 डिग्री 20 मिनट। अब देखिए, जहां पे कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि क्या हम नक्षत्रों को पढ़ेंगे? डेफिनेटली हम नक्षत्रों को पढ़ेंगे। पहले हम अपनी पहली स्टेज पे, मीन पहले 5 से 6 महीने के कोर्स में हम राशियों और प्लैनेट्स को लेके प्रेडिक्शंस को सीखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम कोर्स के मध्य से आगे की तरफ जाएंगे, तो हम प्लैनेट्स के साथ साथ कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है, नक्षत्र के बेस्ड पे प्रेडिक्शन को सीखेंगे। तो वो रहेगी हमारी एडवांस स्टडी, वो इस कोर्स में सब चीजें कवर की जाएंगी। तो इसलिए नक्षत्र को भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो हर एक नक्षत्र के पास है 13 डिग्री 20 मिनट का स्पेस। मीन एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 13 डिग्री 20 मिनट को जब हम 4 से भाग देते हैं, तो एक नक्षत्र के पास आता है 3 डिग्री 20 मिनट। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार एक राशि में 9 चरण होते हैं, मीन 2.25 नक्षत्र, 2 पूरे नक्षत्र और 1/4 तीसरा नक्षत्र। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब हम बात कर रहे थे सूर्य की। तो सूर्य के पास 3 नक्षत्र हैं, मीन 3 नक्षत्रों का स्वामी है सूर्य। कौन कौन सा? कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अब सूर्य का क्या व्यवहार है, सूर्य कैसे ग्रह है? तो सूर्य हमारी जो कुंडली है, उसमें सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। सूर्य दर्शाते हैं कि हमारे हमारे पिता के साथ हमारे क्या रिलेशन होंगे। सूर्य आत्मा कारक प्लेनेट है और ये मेल प्लेनेट है। क्योंकि सूर्य के पास बहुत गर्मी है, इसलिए ये उष्ण ग्रह है, इसमें बहुत गर्मी है। और सूर्य, अगर हम अपनी बॉडी के पार्ट की बात करें, तो जो पुरुष है उनका दायां नेत्र मीन राइट आई, और जो फीमेल है उनकी लेफ्ट आई के सिग्निफिकेटर है। हमारा जो फेस है वो हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य का कद बहुत लंबा है, वेरी टॉल और फायरी है। इट मीन जब इनकी फायरी नेचर है, तो इट मीन इनमें अग्रेशन बहुत है। तो सूर्य में जैसे बोलते हैं ना, रोब वाला व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में सूर्य होता है, तो वो व्यक्ति बहुत रोब वाला होता है, मीन बहुत अग्रेशन वाला व्यक्ति होता है। आम इंसान उससे बात करने में भी थोड़ा सा मीन थोड़ा सा हिचकिचाता है कि ये व्यक्ति बहुत रोब वाला है। सूर्य का कलर कौन सा है? सूर्य का ब्राउन कलर है। और सूर्य के बाल बहुत कम है, इसलिए आप देखोगे जिस भी व्यक्ति के लगन में सूर्य है, तो उसके बहुत कम बाल होते हैं और बहुत जल्दी कई बार वो बाल्ड हेडेड हो जाते हैं, मीन गंजापन के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य, बाल किसके हैं? बाल हैं शनि के। तो सूर्य और शनि
दोनों पिता पुत्र हैं बट आपस में दुश्मन है, इसलिए जब भी सूर्य लग्न में होता है तो फिर वो खत्म किसको करता है, जो शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं, उनको वो स्क्रीन फिक्स ही है। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं डिस्प्ले कर रहा, अभी मैसेज आया था किसी का। तो इसलिए सूर्य सिर के ऊपर बालों को नहीं रहने देता। बीमारियां कौन कौन सी देखेंगे हम सूर्य से, तो बीमारियां देखेंगे हम, हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट के रिलेटेड डिजीजेस, टाइफाइड, हाई फीवर की बीमारियां जैसे मिर्गी, और भी बहुत सी। जब इस कोर्स में हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ एक पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ एक सेशन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की लेंगे, जहाँ पे हम बीमारियां, डिफरेंट बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल 12 कोर्सेज को लेके। तो उस समय हम पूरे डिटेल से हर एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ मोटा मोटा एक ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट क्या क्या हमें बताता है। सूर्य करेज का कारण है, मीन व्यक्ति को साहसी बनाता है, निष्ठावान बनाता है, सत्यता बनाता है, मीन उसमें ट्रुथफुलनेस लाता है, जे जे व्यक्ति को झूठ बोलने की तरफ नहीं लेके जाता, जे डिसिप्लिन बताता है। तो लाइफ को देखिए, जो प्लेनेट होता है वो चाहता है कि व्यक्ति मेरे तरीके से चले। जब भी व्यक्ति प्लेनेट के तरीके से काम नहीं करेगा, प्लेनेट के तरीके से नहीं चलेगा, तो उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अगर वो प्लेनेट के तरीके से एक्ट करता है, प्लेनेट के अकॉर्डिंगली चलता है, तो उसको फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। इसलिए सूर्य अब सूर्य कौन कौन सी जगहों को सिग्निफाई करता है, तो क्योंकि सूर्य सन को हम मानते हैं गवर्नमेंट, तो जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं उनको सिग्निफाई करता है, जितने भी बड़े कस्बे हैं, कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स प्लेस हैं, टाउन्स हैं, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर हैं, उनको जो सिग्निफाई करता है। ओपन स्पेसिस को सिग्निफाई करता है, इवन माउंटेन्स, हिल्स, इन चीजों को जो सिग्निफाई करता है। तो अब सूर्य से हम ये जब सारी बातें निकल के हमारे सामने आती हैं, इसी प्रकार हम हर एक प्लेनेट को जब डिटेल से ध्यान में लाएंगे, तो हम देखेंगे कि आपस में इनके कैसे रिलेशन बनते हैं। जैसे हमारे शरीर में सूर्य क्या है, तो जो हड्डियां हैं हमारे शरीर में वो सूर्य है। तो सूर्य हमारी पिता का कारक है। सूर्य एक रॉयल प्लेनेट है, सूर्य को हम किंग भी कहते हैं। अब जब किंग होता है तो किंग के साथ क्यून भी होती है, पिता और माता। तो माता का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा के पास कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो चंद्रमा के पास भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता और श्रवणा। अब चंद्रमा सूर्य पूरे जोडिया को कवर करने के लिए पूरा 1 साल लगाता है। अब चंद्रमा जोडिया को कवर करने के लिए कितना लगाता है, तो चंद्रमा अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लगाता है, और उस मंथ को बोलते हैं हम लूनर मंथ। तो लूनर मंथ में 2 पक्ष होते हैं, मीन 2 हाफ्स होते हैं, एक ब्राइट हाफ, एक डार्क हाफ। ब्राइट हाफ को हम बोलेंगे शुक्ल पक्ष, और डार्क हाफ को हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष। इसलिए सूर्य की जो तिथियां हैं, सॉरी, चंद्र की जो तिथियां हैं, जैसे ही पहली तिथि स्टार्ट होती है तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, चतुर्दशी, और चतुर्दशी के बाद जहां अमावस्या आती है, जहां पूर्णिमा आती है। अब जैसे ही 15वीं तिथि आती है तो एक पक्ष कंप्लीट हो जाता है, और जो ही एक बार चंद्रमा बढ़ता रहता है, एक बार चंद्रमा कम होता रहता है। अब चंद्रमा के बल को अगर हम समझेंगे, जब चंद्रमा
ब्राइट हाफ में होता है तो उसको हम बोलते हैं बली चंद्रमा, जिसको हम बेनिफिक मून भी बोलते हैं। तो वहां पे जिस जातक का जन्म होता है और चंद्रमा उस समय ब्राइट हाफ में होता है, शुक्ल पक्ष में होता है, तो उसको हम बली चंद्रमा बोलते हैं। अब चंद्रमा कितनी डिग्री पे कैसे बली होता है, देखिए, जब ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, कृष्ण पक्ष खत्म होता है, अमावस्या आ जाती है और फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, तो चंद्रमा बढ़ना स्टार्ट होता है। अब चंद्रमा ने बढ़ते जाना है क्योंकि एक महीने में उसने 360 डिग्री को कवर करना है। जब एक महीने में 360 डिग्री को कवर करना है, इट मीन 15 दिन में उसने 180 डिग्री 180 डिग्री को उसने कवर करना है। किसी का चैट बॉक्स में हाँ, तो चंद्रमा ने एक पक्ष को 180 डिग्री चल के कवर करना है। अब 180 डिग्री पे आप ध्यान दीजिए, अगर हम सिंपल भाषा में 180 डिग्री के 3 हिस्से करें तो बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री 1, 60 डिग्री 2, 60 डिग्री 3, हो गए 180 डिग्री। मीन 180 डिग्री के एक पक्ष। हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष के बाद कितनी तिथियां हैं? 15। पहली तिथि से लेके 15वीं तिथि मीन प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक। अगर हम इन 15 तिथियों के भी 3 हिस्से करें तो पहली से पंचमी, फिर षष्ठी से दसवीं और फिर एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो पहली तिथि होती है अमावस्या के बाद, तो चंद्रमा बिल्कुल थोड़ा सा सामने आता है। अभी चंद्रमा पावर में नहीं है, अभी चंद्रमा के पास रोशनी नहीं है। हालांकि वो वाला चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, मगर उसके पास अभी पावर नहीं है। उसको क्षीण चंद्रमा ही बोलेंगे, मीन मैलिफिक चंद्रमा ही बोलेंगे। वो मैलिफिक जैसे ही रिजल्ट देगा, इसलिए उसके पास अभी एनर्जी नहीं है। तो इसलिए 1 से लेके 5वीं तिथि जो शुक्ल पक्ष की रहती है, उसको हम वीक मानते हैं। उस समय हम चंद्रमा को वीक मानते हैं। फिर 6वीं तिथि से लेके 10वीं तिथि तक चंद्रमा को हम मध्यम मानते हैं, क्योंकि 60 डिग्री के बाद 120 डिग्री के बीच वो वाला जो चंद्रमा का सफर है, उसको हम मध्यम मानते हैं। और फिर जब शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, 11 तारीख होती है, फिर एकादशी से लेके पूर्णिमा तक वो वाली जो 5 तिथियां हैं, वो वाली जो 60 डिग्री की मूवमेंट है, मीन दो राशियों में 60 डिग्री मीन दो राशियों में, वो दो राशियों में जो मूवमेंट है चंद्रमा की, उन उन दिनों चंद्रमा, उन 5 दिनों में चंद्रमा पूर्ण बली होता है। हालांकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होता है और पूर्ण बली होता है। फिर जब चंद्रमा पूर्णिमा को क्रॉस करके कृष्ण पक्ष में एंटर करता है और पहली तिथि प्रतिपदा में चला जाता है, तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक भी चंद्रमा पूरा बली रहता है। इसलिए अगर किसी बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके पंचमी के बीच होता है, उस पीरियड के चंद्रमा को भी हम लगभग पूर्ण बली ही मानेंगे। सो 60 डिग्री कौन सी? शुक्ल पक्ष के एंड वाली, मीन 11वीं तिथि से लेके 15वीं तिथि तक, मीन पूर्णिमा तक। और 60 डिग्री कृष्ण पक्ष के स्टार्ट वाली, पहली तिथि से लेके पंचमी तिथि तक। ये जो 120 डिग्री का फासला है, इन दिनों चंद्रमा पूर्ण बली माना जाता है, मोस्ट बेनिफिक माना जाता है और गुड रिजल्ट देता है। उसके बाद आ गया 6वीं तिथि कृष्ण पक्ष की। तो 6वीं तिथि कृष्ण पक्ष की से लेके 10वीं तिथि कृष्ण पक्ष तक फिर से चंद्रमा मध्य माना जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास रोशनी है, अभी कम होता जा रहा है, अभी कम होता जा रहा है। 10वीं तिथि तक लगभग उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, इसलिए मीन बहुत कम हो जाती है, खत्म तो उसकी रोशनी अमावस्या पे जाके होगी। तो इसलिए 11वीं तिथि से लेके फिर अमावस्या तक वो चंद्रमा हाईली मैलिफिक माना जाता है। उन दिनों जिन बच्चों के जन्म होते हैं, खासकर 13वीं 14वीं तिथि में, वो हाईली मैलिफिक लोग होते हैं। वो अपने काम सिद्ध करने के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं,
अपना काम सिद्ध करने के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकते हैं। उनमें कोई ऐसी भावना नहीं रहती है, बस उनको एक अपना टारगेट, अपना मिशन दिखता है। वो जितने भी हाईली क्रिमिनल्स लोग होते हैं, उन सबका चंद्रमा बहुत क्षीण होता है और इन दिनों के आसपास 13वीं 14वीं तिथि के आसपास उनके जन्म होते हैं कि उनमें उन थोड़ी सी रोशनी रहती है। और इवन के जो अमावस्या का चंद्रमा है वो भी इतना खराब नहीं है, बट अमावस्या के पहले वाले जो 2 दिन है, त्रयोदशी चतुर्दशी वाले जो दिन है, उन दिनों चंद्रमा बहुत खराब रिजल्ट देता है। ये सब बातें हम आने वाले समय में आराम से समझेंगे। तो ये थी चंद्रमा की मूवमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम चंद्रमा की मूवमेंट से कैसे समझेंगे कि चंद्रमा पूर्ण बली है या मध्य बली है या क्षीण चंद्रमा है। तो इस तरीके से हम चंद्रमा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो इसलिए जो मूड्स में जो स्विंग्स होते हैं, जो हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो हमारे तरंगे उठती हैं, इन सबको कौन नियंत्रण करता है? इन सबको नियंत्रण करता है चंद्रमा। इसलिए आपकी लाइफ में आपके माइंड, आपका मस्तिष्क कैसा रहेगा, ये पता चलता है आपके कुंडली से, आपके चंद्रमा की स्थिति को देख के। चंद्रमा ग्रहों में सबसे तीव्र गति में चलता है, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। डेली ये कितना सफर करता है? डेली अप्रोक्सीमेटली ये 11 डिग्री से लेके 16 डिग्री चलता है। डेली 11 डिग्री से लेके 16 डिग्री चलता है। और उसके बाद फिर मरकरी और शुक्र चलते हैं थोड़े तेज, और उसके बाद आता है सूर्य, जो लगभग 1 डिग्री 1 मिनट डेली चलता है। सूर्य की गति रोज की 1 डिग्री 1 मिनट डेली होती है। जैसे आज सूर्य कौन सी राशि में है? तो आज सूर्य है वृषभ राशि में, मीन टॉरस साइन में। और टॉरस साइन में आज सूर्य कौन सी डिग्री पे होगा? तो देखिए 14 से 15 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदलता है। तो अगर इस महीने 15 तारीख को भी बदली होगी तो आज कितनी है? 23। 15 और 8 23, तो लगभग लगभग 8 डिग्री के आसपास आज सूर्य होगा वृषभ राशि में। तो इसलिए सूर्य लगभग 1 डिग्री के आसपास एक राशि में चलता है, और चंद्रमा 12 से लेके 16 डिग्री डेली चलता है। क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट डिपेंड करती है उसकी मूवमेंट पे, कि वो कहाँ पे अभी मूव कर रहा है, क्या पूर्ण बली चंद्रमा है, मध्य बली है या क्षीण बली है। अब चंद्रमा से रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जैसे सर्दी, जो स्त्रियों के मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स है, वो अगर चंद्रमा खराब है तो उनको मासिक धर्म में प्रॉब्लम आ सकती है स्त्रियों को। स्तन की प्रॉब्लम, जो पेट के रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम है, गर्भाशय की जो शिकायत होती है हमें, ठीक है, और मूत्राशय में जो कोई बीमारियां हो सकती हैं। और चंद्रमा जो है इंसान की कायरता का कारण है, मीन जे व्यक्ति को डरपोक बनाता है। जैसे मार्स एनर्जी और फाइटर बनाता है व्यक्ति को, तो चंद्रमा डरपोक बनाता है। तो इसलिए चंद्रमा से हम कायरता भी देख सकते हैं। चंद्रमा कारक है दूध का, और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका कारक भी चंद्रमा है। और चंद्रमा सिग्निफाई करता है जैसे पानी के जितनी भी जगहें हैं, जैसे नहर हो गए, झरने, हमारे सागर, जितनी भी जो पानी की जगहें हैं उनको चंद्रमा बताता है। शरीर में हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है हमारे शरीर में, वो चंद्रमा है। और स्वाद इसका है खारा, खारा स्वाद है चंद्रमा का। अब बात करेंगे हम मार्स की, मंगल की। तो जब हम सोलर सिस्टम में देखते हैं तो पृथ्वी के पास जो प्लेनेट है, मीन पहले है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, और फिर मार्स। तो मरकरी और वीनस, ये जो दोनों प्लेनेट हैं, बुध और शुक्र, इनको हम एस्ट्रोलॉजी में इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। मीन सोलर सिस्टम में अर्थ के पहले जे आ जाते हैं, तो इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं।
और अर्थ के बाद आता है मार्स, इसलिए हम इसको आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं। तो ये जो मार्स है इसके पास कौन कौन से नक्षत्र हैं? इसके पास भी 3 नक्षत्र हैं जिनका जो रूलर है, एक है मृगशिरा, दूसरा चित्रा और तीसरा घनिष्ठा। मार्स हमारा अग्रेशन है, हमारी एनर्जी है मार्स। तो अब मार्स बताता है कि अगर किसी व्यक्ति का कुंडली में मार्स वेल प्लेस्ड है और अपनी मित्र ग्रहों के साथ है, जहाँ अपनी राशि में प्लेस्ड है, तो ऐसा व्यक्ति कभी ना थकने वाला। उसको थकावट नाम की चीज ही नहीं है। लोग कहेंगे भाई पूरा दिन दौड़ता रहता है, आपको कोई थकावट नहीं होती, आपको कोई आराम नहीं करना। वो कहेगा क्या थकावट क्या होती? उसको पता ही नहीं होता कि थकावट भी, शरीर की थकावट भी कोई किसी चीज का नाम है। मान लो किसी व्यक्ति के लगन में मंगल है और बृहस्पति उसको देख रहे हैं और भी उसको एनर्जी और पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कहाँ थकेगा? वो कभी थकेगा ही नहीं। उसको आराम नहीं चाहिए, बस उसको काम चाहिए, काम काम और काम। इसलिए मंगल जो है, ये हमारी जो एनर्जी है, वो हमारी एनर्जी को बताता है कि हमारा एनर्जी का लेवल कैसा रहेगा। ये हमें मार्स बताता है। मार्स जो सिग्निफाई करता है दैट इज स्लेंडर बेस्ड, मीन इसके कर्ली हेयर हैं, बहुत शाइनिंग और फेयर कलर का जो व्यक्ति होता है वो मार्स मार्स को डिनोट करता है। नेचर इसकी बड़ी क्रूल होती है, मीन ऐसा नहीं है कि बहुत, और फिकल माइंडेड, मीन बदलने वाला, बट होती है इंडिपेंडेंस, मीन टोटली इंडिपेंडेंट और फॉर एवर यूथफुल नेचर रहती है। मीन यूथफुल, ऑलवेज यूथफुल नेचर के ऊपर रूल करता है। इसलिए वो व्यक्ति जिसका मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में वेल प्लेस्ड है, वो अपने आप को ऑलवेज यूथ समझता है और फुल ऑफ एनर्जी रहता है वो व्यक्ति। इसलिए अब मंगल को अगर आपने समझना है, मंगल कुंडली में रिश्तों में किन का कारक है? तो रिश्तों में कारक है भाइयों का। और शरीर में किन का कारक है? तो शरीर में कारक है जो हमारी जितनी भी हमारी जो मांसपेशियां हैं, जिनेंद्रियां हैं, जितनी भी हमारी रक्त की जितनी प्रणालियां हैं में, उनका कारक है चंद्रमा। जैसे हमारा मूत्राशय, गर्भाशय, नासिका, ये सभी का कारक है सॉरी मार्स, मंगल। हमारे शरीर में जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कोई फोड़ा हो गया, कोई नासूर बन गया, जबर हो गया, कोई जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उनका भी कारण मार्स है। जैसे मलेरिया का कारण मार्स है। गर्भपात की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके कारक मार्स और केतु को समझा जाता है। क्योंकि केतु जो है, इसमें लिखा गया कि केतु को हमें मंगल की तरह समझना चाहिए और राहु को शनि की तरह। तो संस्कृत में एक श्लोक है जिसको बोलते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु। तो मंगल को कुजा भी कहते हैं, तो कुजवत केतु। तो इसलिए केतु भी मंगल की तरह गर्भपात का कारक प्लेनेट है। जब भी हम गर्भ के बारे में मंगल और केतु के लिए बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं। इंसान में जितना जो करेज है, जो साहस है, जो पराक्रम है, जो योद्धा व्यक्ति होते हैं, मीन जो फाइटर्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मार्स उनका पूरा फुल एनर्जी में होता है, फुल पावर में होता है उनका मार्स। और मार्स एक व्यक्ति को इंजीनियरिंग की स्किल देता है। अगर मार्स और केतु दोनों मिल जाए तो वो इंजीनियर बनेगा, एक एक छोटी जो, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इंजीनियर, ऐसी ऐसा इंजीनियर ऐसे 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 वो चीजें बनाएगा जो बिल्कुल हम छोटी नेक डाई से भी नहीं देख सकते। ऐसा मीन बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म काम करने में वो सक्षम होगा, जिसके पास मंगल और केतु दोनों की एनर्जी आ जाए। इसलिए इंजीनियरिंग से ये रिलेट करता है मार्स। मार्स की जो आईज हैं वो गहरी लाल आंखें हैं, जैसे एक मीन नशीले व्यक्ति की आंखें होती है ना, लाल आंखें, मीन बिल्कुल जो एवरेज आंखें होती हैं किसी भी व्यक्ति की सफेद कलर की, ऐसी आंखें नहीं है इसकी, लाल आंखें जिसमें मीन गुस्सा 24 घंटे भरा रहता है। तो जी आपके घर में मार्स किस चीज का कारक है? तो घर में कारक है आपके रसोई घर का। तो रसोई घर में जो आपकी अग्नि जल रही है,
तो उसको हम मंगल से देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बुध की। बुध के पास भी 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब ये जो 3 नक्षत्र हैं, ये हमारे गंडमूल नक्षत्र हैं, क्योंकि जितने भी बुध और केतु के नक्षत्र हैं, उन नक्षत्र को हम गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र है और ग्रह हमारे पास 9। तो अब इन 27 नक्षत्रों को ये 9 ग्रह कैसे हमने दिए, ये चीज समझने वाली है। इसलिए जो पहला नक्षत्र है अश्विनी, उसके स्वामी है केतु, और जो दूसरा नक्षत्र है उसके स्वामी है शुक्र, और जो तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका, उसके स्वामी है सूर्य। इसी प्रकार जो चौथा नक्षत्र है, पांचवा नक्षत्र है, अब इनके नाम तो आपको याद हो नहीं पाएंगे, इनके मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अभी किसी ने मैसेज डाला था कि पीडीएफ, तो इनके नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। ऐसे करके इनके जो स्वामी है वो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। नौ नक्षत्र खत्म होने के बाद हमारे 9 प्लैनेट खत्म हो जाते हैं, और राशियां कितनी खत्म होती हैं? 4। तो पहली जो 4 राशियां हैं, जिसमें आता है हमारा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, मीन एरिस, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। ये 4 राशियों में 9 नक्षत्र खत्म हो जाते हैं, और इन 9 नक्षत्रों के जो 9 ग्रह स्वामी हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। केतु पहले नक्षत्र का स्वामी है और बुध 9वें नक्षत्र का स्वामी है। उसी प्रकार जो 10वां हमारा नक्षत्र है, 10वां नक्षत्र हमारा शुरू हो जाता है कहां पे? 10वां हमारा नक्षत्र शुरू होता है राशि नंबर 5 में, मीन जो सिंह राशि है, वहां पे हमारा 10वां नक्षत्र शुरू हो जाता है। अब वो जो 10वां नक्षत्र है वो फिर से केतु का नक्षत्र है। इट मीन केतु और बुध के नक्षत्र जब नक्षत्र खत्म होते हैं तो उनकी डिवाइडिंग लाइन पे, उनकी बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं। जितने भी नक्षत्र हैं केतु और बुध के, वो सारे बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं। देखिए पहली राशि अगर हम गोल चक्कर मान के चलें तो पहली राशि के साथ कौन सी राशि जुड़ी है? आगे चलें तो दूसरी, पीछे चलें तो 12वीं, तो हम सर्कल में हैं। तो पहली राशि का पहला नक्षत्र स्टार्ट होता है केतु से, और चौथी राशि में एंड वाला नक्षत्र खत्म होता है बुध पे। पांचवी राशि में फिर पहला नक्षत्र स्टार्ट होता है केतु से, और फिर 4 राशियां कवर होके 8वीं राशि में एंड वाला नक्षत्र खत्म होता है बुध पे। फिर 9वीं राशि में पहला नक्षत्र स्टार्ट होता है केतु से, और 12वीं राशि में फिर नक्षत्र खत्म होता है बुध पे। इसी प्रकार ये जो 6 नक्षत्र है केतु के और बुध के, अब बुध के नक्षत्र जो है, और जो केतु के नक्षत्र हैं, बुध के नक्षत्र हैं जैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, और केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूला। ये जो 6 नक्षत्र हैं इनको हम गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। और जिस भी बच्चे का जन्म इन गंडमूल नक्षत्र में होता है तो उनको एक पूजा के लिए बोला जाता है, और बोला जाता है कि 27 दिन के अंदर अंदर वो पूजा कर लेना। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन के लिए रहता है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है और उस जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है, उस राशि सॉरी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसकी दशा लगती है उस व्यक्ति को। जैसे आज सुबह तक तो चंद्रमा था चंद्रमा के ही नक्षत्र में, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा है मंगल के नक्षत्र में। इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे होंगे उनको मंगल की दशा लगेगी, विंशोत्तरी दशा। तो इसलिए जब भी चंद्रमा बुध के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में होता है तो
ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं जे गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो इनके लिए एक पूजा का विधान है, उनके लिए कुछ पूजा वगैरह करवाई जाती है, क्योंकि वो बच्चा जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में आज पैदा हुआ, वही नक्षत्र फिर 27 दिन के बाद वापिस आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 27वें दिन जब वो नक्षत्र से वापिस आए, तो उस दिन उस बच्चे की पूजा करवा ली जाए, ताकि 27वें दिन के बाद वो कहीं बैड इफेक्ट ना दे बच्चे को। तो इसलिए ये नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र। तो जो बुध जो ग्रह है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका सबसे जो पहला प्लेनेट है वो बुध है, इसलिए इसको हम प्रथम सदस्य, सबसे पहला सदस्य मानते हैं। ये जो प्लेनेट है, इसके पास दो राशियां हैं, जैसे मंगल को अभी हमने डिस्कस किया, तो उसके पास भी दो राशियां हैं, एक एरिस और एक स्कॉर्पियो। और जो बुध है, इसके पास भी दो राशियां हैं, एक जेमिनाई और एक वर्गो, मीन एक मिथुन और एक कन्या। तो दो राशियों का स्वामी है जो हमारा बुध प्लेनेट है। और ये जन्म कुंडली में बुध से हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहले जो बुध है वो एक बालक, उसको हम समझते हैं, तो बुध प्रिंस है। जैसे जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, क्वीन है। और जो मार्स है वो उनकी आर्मी का कमांडर है। और जो बुध है वो उस राज्य का प्रिंस है। ये बुध छोटा बच्चा है, और इसलिए इस बच्चे का बिहेवियर कैसा रहेगा? इसका बिहेवियर है जे क्या जे मैलिफिक प्लेनेट है जब बेनिफिक है, तो ये जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है वैसा अपना व्यवहार बना लेता है। अगर ये मैलिफिक के साथ बैठेगा तो मैलिफिक बिहेव करेगा, अगर ये बेनिफिक के साथ बैठेगा तो बेनिफिक बिहेव करेगा। इसलिए बुध को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बुध कौन-कौन सी प्रॉब्लम का कारक है? जैसे, क्योंकि बुध को हम नर्वस सिस्टम से जोड़ के देखते हैं, जो न्यूरॉन सेल है, उनके ऊपर कंट्रोल करता है बुध। तो जितनी भी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम है, बुध देखता है। हमारे मानसिक रोग, हमारे मस्तिष्क जबर, जैसे हम हकलाते हैं, स्टैमरिंग, हमारी त्वचा की प्रॉब्लम है, जो हमारी स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती हैं, तो इनको सबको बुध से जोड़ के देखा जाता है। जितनी भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम बुध से जोड़ के देखते हैं। अब बुध क्या है? बुध है खेल का मैदान, बुध है भोजन का कक्ष, बुध है विद्यालय आपका, बुध है होटल, बुध है पुस्तकालय। मीन ये जो फल भंडार, भंडार कक्ष, ये सब चीजें बुध को सिग्निफाई करती हैं। अब जो जीव जंतु है, बुध बहुत ही चालाक है, हालांकि बालक है, जिसके साथ बैठता है उसी के जैसा बिहेव करता है, बट चालाक बहुत है। इसलिए जो जीव जंतु है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे बुध रंग बदल देता है। मीन जिस भी प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आएगा वैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही चालाक है और बहुत ही तेज दिमाग रखने वाला प्लेनेट है। इसलिए बुध को जब भी हमने समझना है, तो बुध को समझना हमने बुद्धि, मीन जो हमारे पास बुद्धि है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, और शरीर में हमारी जो स्किन है वो बुध है। और बुध का जो आकृति है, बुध का जो आकार है, ये बहुत ही सॉलिड और बड़ा आकार है। सॉलिड और बड़ा आकार है बुध का, और भाषा इसकी बहुत मधुर, मीन बहुत मीठी बोली है। और दूसरी बात है जी, बहुत मीन जैसे बोलते हैं ना, मेलोडी के साथ बात करता है, और मजाक के साथ बात करने वाला व्यक्ति, मजाकिया व्यक्ति जिसको मीन मजाक पसंद हो, तो ये वैसा बुध है। ये थी कुछ बुध की खास बातें। बुध एक मीन बुध के पास सबसे जो एक बड़ी कला है वो है स्पीकिंग स्किल की। मीन जो जितने भी लोग पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, जैसे जो जितने भी लोग आजकल स्पीकिंग का काम करते हैं, तो
जे इनके पास बुध की शक्ति बहुत जबरदस्त रहती है। बुध तो इनका डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध की जो जुबान है, जो टंग है, वो बुध उनको कंट्रोल करता है। इसलिए वो व्यक्ति बोलने में बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सक्षम होगा और चीज़ों को इतनी अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करेगा कि सामने वाले उसका यकीन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बुध की। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है, वो है जुपिटर, बृहस्पति। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति जो हमारा सौर मंडल है, उसका 5वां सदस्य है बृहस्पति और लगभग 12 साल लगाता है जी अपना एक पूरा चक्कर लगाने में, पूरे ज़ोडियाक का। बृहस्पति से हम अपने मीन पुत्रों का कारक माना जाता है, मीन प्रोजनी का कारक बृहस्पति को माना जाता है। और ये व्यक्ति को एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड देता है, मीन जो हमारा साइंटिफिक बिहेवियर है, वो बृहस्पति देता है। हमारे पास जितनी धन दौलत है, नेम है, फेम है, सन्स हैं, ग्रैंड सन्स हैं, बच्चे हैं, ये सब हम कहाँ से देखते हैं? बुध से। हमारा एजुकेशन कैसा रहेगा, एजुकेशन का लेवल हमारा कैसा होगा, जी हम देखते हैं बुध से। बुध जो हमारी जो प्लेनेट की जो रॉयल सभा है, उसमें बुध क्या है? बुध सॉरी बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है वहां पे एक मिनिस्टर, मंत्री। तो मिनिस्टर किस व्यक्ति को बनाया जाता है? जो मोर लर्न पर्सन रहते हैं। इसलिए बृहस्पति एक लर्न पर्सन है, जिसका बृहस्पति बहुत पावरफुल होता है, वेल प्लेस्ड होता है। मान लो लगन में बृहस्पति है, तो समझो वो बॉर्न लर्न व्यक्ति है। हमने देखे बहुत से बच्चों की कुंडली देखी, हम सारी कुंडली वो केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इवन मेरे बेटे का बृहस्पति लगन में है और वो जिस चीज को देखता है उसको एकदम समझ लेता है। तो इट मीन बृहस्पति तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी के भी अगर लगन में बृहस्पति होगा और उसके ऊपर किसी मेलेफिक इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, बेनिफिक के एस्पेक्ट में होगा, जहाँ अच्छे नक्षत्र में होगा, जहाँ कहीं एक्सचेंज में होगा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो व्यक्ति एजुकेशन में बहुत लर्नड पर्सन, बाय बर्थ लर्नड होता है। मीन वो अपने पिछले जन्म से ही सीख के आया है, उसको जहाँ आके सिर्फ रिवाइज करना है। जैसे एक व्यक्ति पूरा साल एग्जाम के लिए मेहनत करता रहता है, बस 4-5 घंटे में रिवाइज करता है और आगे जाके वो वहां पे एक्सप्रेस करके आ जाता है। यही सेम कंडीशन है बृहस्पति की, ऑलरेडी लर्नड है पर्सन वो। इसलिए बृहस्पति बहुत लर्नड पर्सन है, उसके पास क्विकनेस है बृहस्पति के पास। और हमारी बॉडी में जो किसका कारक है? बॉडी बॉडी में कारक है हमारी चर्बी का। बॉडी में जो चर्बी, जो फैट्स आते हैं, हमारे स्टोमक का कारक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, इनका कारक है बृहस्पति। बृहस्पति भी 3 नक्षत्रों के ऊपर रूल करता है, जो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। तो ये जो 3 नक्षत्र हैं, ये बृहस्पति के पास है। बृहस्पति हमारे धर्म का कारक है, तो इसलिए बृहस्पति को धर्म से जोड़ के भी हम देखते हैं। मीन जो हमारा धर्म है, वो हम बृहस्पति के, इसलिए हम कहते हैं कि जो जैसे जो 9 लगन वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका लगन नंबर 9 होता है, उनका रूलर कौन सा होता है? बृहस्पति। तो ऐसे व्यक्तियों को देखा गया वो धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और उनको ज्यादातर यही एडवाइस किया जाता है कि उनको दूसरे धर्म के धर्म स्थानों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका बाय बर्थ ही जो झुकाव है वो धर्म की तरफ रहता है। तो इसलिए वो कभी धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। मीन क्योंकि वो किसी भी धर्म से जुड़ाव रख सकते हैं, कभी भी धर्म के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी धर्म की उनको कोई अच्छी बात लग सकती है, इसलिए उनको दूसरे धर्मों में जाने, मंदिरों में, दूसरे धर्म की धर्म स्थानों में जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो धर्म का कारक है। इसलिए बृहस्पति व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। अब क्योंकि बृहस्पति के पास क्या है? नॉलेज। इसलिए जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनको बृहस्पति रूल करता है। जितने भी राजमहल हैं, पैलेसेस हैं, उनको बृहस्पति रूल करता है। जैसे सभा के भवन हैं, जहाँ धार्मिक स्थान है, उनको बृहस्पति रूल करता है। जितनी भी कोर्ट्स हैं, न्यायालय है, कोर्ट्स, उनको बृहस्पति रूल करता है। तो बृहस्पति का स्वभाव कौन सा है? अभी हम स्वभाव भी पढ़ेंगे सभी ग्रहों के। तो ये सात्विक स्वभाव का है, इसको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। जिसको संतुष्टि है, बस इसको नॉलेज
चाहिए, नॉलेज इसके पास बहुत है, इसको संतुष्टि है, थोड़े में ही ये गुजारा कर सकता है। जैसे मार्स है, तो मार्स सात्विक नहीं माना जाता, ठीक है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे सबको। तो बृहस्पति, तो शरीर में जो मेन इसके ऊपर ध्यान देना है, ये चर्बी का कारण है, फैट्स का कारण है, इसलिए जब भी बृहस्पति की दशा आए, सबसे पहले आपने फैटनेस पे ध्यान दे सकते हो, क्या व्यक्ति में कहीं फैटनेस आने की संभावना तो नहीं है, बृहस्पति क्या अफेक्टेड तो नहीं है। ये सब बातें जब हम प्रेडिक्शन में जाएंगे तो फिर से हम ध्यान में लाएंगे। बृहस्पति का स्वाद कैसा, तो इसका मीठा स्वाद है। रंग कैसा है, रंग इसका पीला है, तो पीले वस्त्र बृहस्पति को सिग्निफाई करते हैं। अब बीमारियां कौन कौन सी हैं बृहस्पति के पास, तो नेचुरली जब फैट आएगा तो लीवर से रिलेटेड ट्रबल्स भी आएंगे आपको, ठीक है। और दूसरी फैट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव से रिलेटेड और सम किडनीज की कुछ बीमारियां बृहस्पति से हम जोड़ के देख सकते हैं। इवन बृहस्पति से जोड़ के हम कैंसर तक भी देख सकते हैं, जो बिनाइन कैंसर मीन बिल्कुल छोटे फोड़े फुंसी वाले छोटे कैंसर है, उनको हम बृहस्पति से देखते हैं, और जो बड़े लेवल के कैंसर है उनको हम राहु से देखते हैं। तो बृहस्पति हमारा गुरु है, जितने भी हमारे पूर्वजों के गुरु हैं, जो हमारे कुल के पुरोहित हैं, वो उनको हम बृहस्पति समझते हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं वो सारे बृहस्पति हैं, जुपिटर है हमारे लिए। हमारा टीचर हमारे लिए बृहस्पति है, ठीक है। तो इन सबका अगर हम आशीर्वाद लेते हैं, इनसे अगर हम अच्छी सपोर्ट लेते हैं, तो हमें नॉलेज में डेफिनेटली, हमारी नॉलेज में अच्छी बढ़ोतरी होती है। अब जब इस प्लानिटरी सभा में एक मिनिस्टर है जुपिटर, और उसके साथ वाला जो दूसरा मिनिस्टर है वो है वीनस। वीनस भी गुरु है। बृहस्पति जो है वो देवताओं को गुरु है, और जो वीनस है वो दानवों की गुरु है। इसलिए एक बार कहा गया कि जब वीनस ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो वो शादी विवाह संपन्न हो पा रहा नहीं था, बार बार विवाह विवाह में अड़चने आ रही थी। तो शुक्र देव ने बृहस्पति देव को कहा कि आप मेरी बेटी की शादी में रहिए। तो बृहस्पति ने कहा क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको, आप तो खुद गुरु हो दानवों के। उन्होंने कहा नहीं आप आइए। तो जब तक बृहस्पति वहां रहे, शादी संपन्न हो गई। तो बृहस्पति देव ने पूछा शुक्र देव से कि देखिए शादी तो संपन्न हो गई, फिर आपने इतनी चिंता क्यों जाहिर की। उन्होंने कहा नहीं बृहस्पति देव, जब तक आपकी दृष्टि जिस जगह पे बनी रहती है, वहां पे चीजें ऑलवेज अच्छी ही होती हैं। इसलिए जब भी हम आगे जाके दृष्टियों को सीखेंगे, तो जहां भी बृहस्पति की दृष्टि होती है, जैसे 5, 7, 9, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि बृहस्पति देव देते हैं, तो उन घरों पे, जिन घरों पे आपकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि जारी होती है, वहां पे हमें उन भावों के अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं, चाहे वो किसी भी घर पे जारी हो, तो हमें रिजल्ट अच्छे ही मिलते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट मिनिस्टर है इस प्लानिटरी के, वो हैं हमारे शुक्रदेव। शुक्रदेव के पास भी 3 नक्षत्रों के ऊपर आधिपत्य है, वो है भरणी, पूर्व फाग्नि और पूर्वाषाढ़ा। शुक्र क्या है, शुक्र एक बीज कारक प्लेनेट है, मीन जो सीमन है, जो हम में बच्चे पैदा करने की क्षमता है, मर्दों में खासकर, वो है शुक्र। इसलिए शुक्र का सेव होना कुंडली में बहुत जरूरी है। जब जब शुक्र सूर्य से अफ्लिक्टेड होता है, मान लो शुक्र और सूर्य कुंडली में एक ही हाउस में आ जाते हैं, और विद इन 1 डिग्री आ जाते हैं, तो शुक्र जो है वो कंबस्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे शुक्र अस्त हो गया। तो ऐसे कंबशन से शुक्र के पास वो पोटेंसी नहीं रहती। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि आपने जो है वो स्पर्म काउंट के लिए टेस्ट करवाइए, तो डेफिनेटली उसमें डेफिशिएंसी आएगी, और बहुत हाई लेवल की डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि सूर्य उनको जला देता है। इसलिए शुक्र कारक है इस चीज का। तो ये जो व्यक्तियों में मर्दानगी है, वो सारी शुक्र की वजह से आती है।
अगर शुक्र उनका अफ्लिक्टेड है तो वो मर्दानगी उनमें नहीं रहेगी। शुक्र का कलर क्या है? एक तो शुक्र एक, इसको हम फीमेल प्लैनेट बोलते हैं, तो इसका कलर है ब्लैक और बाल है घुंघराले, कर्ली बाल है। आज हम देखते हैं नया ट्रेंड आया है हेयर स्ट्रेटनिंग का। तो अगर किसी का बेल प्लेस्ड शुक्र है और उस खास करके लेडी के कर्ली बाल है, जैसे ही वो अपने कर्ली बालों को स्ट्रेट करवा देती है तो शुक्र की जो बेनिफिशियंस है, जो गुड इफेक्ट्स है, वो आना कम हो जाते हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र है हमारी सुख सुविधाएं, शुक्र है हमारा ऐशो-आराम, हमारी फैसिलिटीज़, हमारी गाड़ियाँ, हमारे बड़े घर, बंगले, तो उनमें कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी आपने कभी भी ये चीज़ें करनी हो, तो अपने शुक्र की स्थिति को देखिए। क्या शुक्र तो आपका मेन प्लैनेट नहीं है, जो आपको ये सारी सुविधाएँ दे रहा है और फिर आप शुक्र के साथ कुछ मीन आप छेड़-छाड़ कर रहे हो। शुक्र से शुक्र किसका कारक है? शुक्र कारक है विवाह का। तो जब भी हम विवाह देखते हैं, तो हम शुक्र से देखते हैं, क्योंकि जो हमारा लाइफ पार्टनर है, वो शुक्र से देखा जाता है। शुक्र के पास भी 2 राशियाँ हैं, एक राशि नंबर 2 और राशि नंबर 7। दूसरी राशि हो गई टॉरस और 7 नंबर की हो गई लिब्रा। तो 2 राशियाँ शुक्र के पास, अगर हिंदी में हम इनको बात करें तो वृषभ और तुला राशि हैं शुक्र की। ये जो हमारा गुर्दा है, मीन किडनीज़, इसको भी हम शुक्र से देखते हैं। जितने भी हमारे गुप्तांग हैं, बच्चादानी जैसे गला, ठोडी, इन सबको शुक्र से देखना चाहिए, जब भी हम इनके बारे में बात करेंगे। और बीमारियाँ कौन-कौन सी दे सकता है शुक्र हमें? जैसे नेत्र के रोग होते हैं, हमारे स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ दे सकते हैं और हमारे जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है, वो हमें शुक्र दे सकता है। जो हम बहुत ज़्यादा खाना-पीना पसंद करते हैं, ये शुक्र की वजह से होता है, हमें अधिक खाना खाने की आदत पड़ सकती है। शुक्र एक, जितने भी हमारे जो डिलीशियस फ्रूट्स हैं, जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं, जितनी भी लग्ज़रीज़ की चीज़ें हैं, वो शुक्र है। जैसे अगर हम एक छोटे से मोबाइल की बात करें, जो ऑर्डिनरी मोबाइल है, जो छोटा-मोटा काम कर रहा है, वो क्या है? वो मरकरी है। और वही जब हम आईफ़ोन की, एप्पल की आईफ़ोन की बात करें, तो वो क्या है? वो शुक्र है। मीन जो भी लग्ज़रियस आइटम्स हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह के अंदर आती हैं, अगर वो लग्ज़रियस बन जाती हैं, कीमती बन जाती हैं, वो शुक्र के आधिपत्य के अंदर चली जाती हैं। शुक्र के स्थान कौन-से हैं? जैसे हमारा सिनेमा हॉल, तो शुक्र है। जहाँ पे फूल, फल, पौधे जहाँ पे होते हैं, मीन नर्सरी, वहाँ पे शुक्र है। रसायन और जो औद्योगिक केंद्र हैं, वहाँ शीशा, अभ्र के कारखाने, ये सारा शुक्र है हमारा। अब शुक्र से हम और क्या देख सकते हैं? और किन बातों का सूचक है शुक्र? तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें, तो जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, हमारा सीमेंस, हमारी थाइज़, यूरिन, हेयर और हमारे मसल्स, ये जो है, इन सबको हम शुक्र से समझेंगे। और आइज़ की रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस कर ली, इनको हम शुक्र से समझेंगे। आने वाले समय में हम हर एक प्लैनेट के बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे। आज हम सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन हम बेसिक चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कौन से प्लैनेट से क्या-क्या चीजें देख सकते हैं। अब हमारे पास सुख सुविधा आ गई, सब कुछ आ गया। अब हम इन सुख सुविधाओं को लेके जब हम आगे अपने कर्म करेंगे, अगर तो हम सही कर्म करेंगे, तो हमें सही रिजल्ट्स मिलने हैं। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमें गलत रिजल्ट मिलने हैं। वो जो गलत और सही का फैसला कौन करेगा? वो करेंगे जो हमारे स्कूल का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है। जैसे हमारे स्कूल का जो कोई फिजिकल इंस्ट्रक्टर रहता है, वो बच्चों को बिल्कुल एक लाइन में सीधे चलने के लिए बोलता है। जो बच्चा शरारत करता है, बस उसी वक़्त पकड़ के पीट देता है। तो इसलिए बच्चे बाकी सभी टीचर्स की बात भी मानते हैं। वो है हमारे शनिदेव।
इसलिए जब भी शनि की मीन जब ट्रांजिट आता है, जहां शनि की जब भी शार्ट आती है तो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? शनि कहता है भाई सीधे रास्ते पे चलिए, आपका जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है वो काम करिए। बट व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति का जो मन चाहता है, मन तो चंचल है, तो जो मन चाहता है वो करता है। शनि कहता है मेहनत कीजिए, व्यक्ति कहता है नहीं, बिना मेहनत के मेरे पास सब कुछ आ जाए। यही सब जो बातें हैं ये हम देखेंगे शनि से। शनि एक ओल्ड एज पर्सन है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है और सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है। अप्रोक्सीमेटली 30 साल, 29 साल और कुछ महीने लगाता है एक जोडिया का चक्कर लगाने में, और लगभग लगभग 2.5 साल एक राशि में रहता है। जहां के एक जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है चंद्रमा, ये 2.25 दिन से लेके 2.5 दिन रहता है, और वही शनि लगभग लगभग 2.5 साल एक राशि में रहता है। इसलिए बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। जब भी चंद्रमा आपकी किसी राशि में प्रवेश करेगा तो 2.5 साल रहेगा। इसलिए जब साढ़ सती आती है तो ये साढ़ सती क्या है? साढ़ सती मीन 7.5 साल, मीन 7.5 ईयर। क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 2 राशियों में 5 साल और 3 राशियों में 7.5 साल। तो साढ़ सती कब आती है? मान लो चंद्रमा इस समय ट्रांजिट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न इस समय ट्रांजिट कर रहा है 10 नंबर साइन में, एग्जाम्पल लेते हैं। और आपका जब जन्म हुआ तो आपका चंद्रमा था 11 नंबर साइन में, इन आपकी राशि हो गई कुंभ। आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं, चंद्रमा आपका कुंभ राशि में था जब आपका जन्म हुआ। इसलिए जब भी शनि आपकी लाइफ में ट्रांजिट करता हुआ, ट्रांजिट मीन गोचर का मीन, एक आपके जन्म के ग्रह होते हैं जिस समय आपका जन्म हुआ, एक आपके जन्म के ग्रह भी तो चलते रहते हैं ना उसके जन्म के बाद भी, तो चलते चलते फिर से वो जो शनि है वो हर 30 साल के बाद राशि में प्रवेश करता है, क्योंकि 30 साल लगभग लगा देता है पूरे जोडिया का चक्कर लगाने में। तो जो ही चंद्रमा आपकी जो ही शनि आपकी चंद्र राशि से एक पहले वाली राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी साढ़ सती का पहला चरण मीन पहले 2.5 साल स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब शनिदेव आपकी उस राशि में प्रवेश करेंगे जिसमें चंद्रमा बैठा है, मान लो शनि ने 10वीं राशि में प्रवेश किया, तो आपका पहला साढ़ सती का चरण स्टार्ट हो गया। क्यों? कि आपका चंद्रमा 11वीं राशि में बैठा है, एक राशि आगे। अब दूसरे चरण में चंद्रमा 11वीं राशि में एंटर करेगा तो साढ़ सती का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया, जो आपको 5 साल तक चलेगा, मीन 2.5 साल पहले और 2.5 साल जे 5 हो गए। और फिर चंद्रमा जब 11वीं राशि से निकल के शनि जब 11वीं राशि से निकल के 12वीं में चला जाएगा तो भी साढ़ सती बनी रहेगी। मीन चंद्रमा आपका जिस राशि में होता है उससे एक राशि पहले, और फिर उस राशि पे, और एक राशि बाद में, 3 राशियां लगातार जब शनि मूव करता है आपके चंद्रमा के ऊपर, तो उस पीरियड को बोलते हैं हम साढ़ सती। और इसलिए लोग साढ़ सती से डरते हैं। जो भी आपके किए हुए कर्मों का फल है वो वहां पे आपको देता है। जो आपने बुरे कर्म किए हैं उनकी आपको वो सजा देता है ताकि आप सुधर जाओ। तो शनिदेव क्या है? शनिदेव है जो सूर्य की परिक्रमा मैंने अभी डिस्कस किया, लगभग 29.5 साल, 29 साल 6 महीने के आसपास, मीन 30 साल के आसपास का समय लेते हैं इनको पूरा करने में। शनि क्या है? शनि है हमारी बंजर धरती। शनि गीलापन लिए हुए है। क्यों गीलापन लिए है? ये सूर्य से बहुत दूर है प्लेनेट, तो इसलिए गीला है, जहां पे खुश्की नहीं है। जैसे जो हमारे मार्स हैं ये खुश्क है, ये हमारे सूर्य है खुद खुश्क है, मीन यहाँ पे नमी नहीं है। तो शनि के पास नमी है और ये ठंडा है। क्यों ठंडा? इसलिए है कि सूर्य से दूर है, जहां पे सूर्य की गर्मी नहीं पहुंचती है। और ये नपुंसक ग्रह है, मीन ये ना फीमेल है ना फीमेल है। और इसके पास 2 राशियां हैं, एक है मकर और एक कुंभ, मीन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। 2 राशियों का आधिपत्य है शनि के पास। और
इसके पास 3 नक्षत्रों का अधिपत्य भी है, वो है पुष्य, अनुराधा और भाद्रपद। तो इन जब 3 राशियों में शनि होते हैं, अब ये हमारे कुंडली में क्या भूमिका निभाते हैं? सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखी जाती है, वो है हमारी आयु निर्णय, मीन लॉन्जिविटी। तो लॉन्जिविटी का कारक भी इसको माना जाता है। शनि के आधार पे लॉन्जिविटी भी हम कैलकुलेट करते हैं। शनि के पास भी हमारी हड्डियां, हड्डियों का काम, हमारे बाल, हमारे कान, हमारे दांत, इन चीजों के ऊपर भी इसका नियंत्रण है शनिदेव का। इसलिए बीमारियां जो जिनके ऊपर कारक है वही बीमारियां भी वही लेके आएंगे। जैसे दांत में दर्द होना, तो शनि इसको कारक माना जाता है। और जैसे चेचे की प्रॉब्लम, दमा की, टीबी की, हकलाना की प्रॉब्लम भी शनिदेव से देखते हैं। हकलाने की प्रॉब्लम हम बुध से भी देखते हैं, शनि से भी देखते हैं। जैसे लकवा मार जाता है, वो प्रॉब्लम भी शनिदेव से देखते हैं। नामर्दी की प्रॉब्लम भी शनिदेव से देखी जाती है। और जो ये जो हमारे मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, कोयला, जितने भी ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे शनिदेव के अंडर आते हैं। स्थान शनिदेव के पास कौन सा है? जैसे बुध के पास, शुक्र के पास इतने अच्छे अच्छे स्थान थे, शनिदेव के पास कौन सा स्थान है? अब शनिदेव के पास स्थान है जंगल, गुफाएं, रेगिस्तान और पुरानी इमारतें, और खास करके डिस्प्यूटेड जगह, डिस्प्यूटेड लैंड। ठीक है, ये शनिदेव के पास है। कुएं, सुरंग, ये सारी जगहें हैं शनिदेव के पास। और स्वभाव इसका भी तामसी ही है। जहां कूड़ा है, करकट है, गंदी जगह है, वहां भी हम शनिदेव को देख सकते हैं। वो भी जगह शनिदेव के पास है। शनि जो बॉडी के और पार्ट्स हैं, जैसे हम अपने मसल्स को देखते हैं, तो मसल्स को भी हम शनिदेव से देख सकते हैं। हमारे पाँव का भी कारक हमारे शनिदेव है। और अभी हमने डिस्कस किया, ये नपुंसक ग्रह तो है। अब 2 प्लेनेट हमारे पास बचे, वो है राहु और केतु। राहु और केतु एक्चुअल में प्लैनेट्स नहीं है, दे आर शेडो, दे आर नोड्स। जब अब ये कहाँ पे बनते हैं, ये हमारे ब्रह्मांड में कहाँ पे है, क्या एक्चुअल में है? तो एक्चुअल में राहु और केतु नाम का कोई प्लेनेट नहीं है। दीज आर छाया ग्रह, दीज आर द पॉइंट्स, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। देखिए, जो हमारी अर्थ है, वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। और जिस पाथ पे अर्थ ट्रेवल करती है, जिस पाथ पे अर्थ ट्रेवल करती है, वो जो पाथ है, अर्थ जिस पे ट्रेवल करती है, उस पाथ को देखिए। और उसके बाद ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा किसके इर्द गिर्द ट्रेवल करता है? अर्थ के, क्योंकि अर्थ का सैटेलाइट है। तो चंद्रमा भी एक पाथ लेके ट्रेवल करता है। अब ये दोनों जो पाथ हैं, जो आपस में कटते हैं, मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। देखिए, मानिए जे है सन, जे है सूर्य, राइट? सन। अब ये जो सन है, अब सन के इर्द गिर्द ये पृथ्वी चक्कर काट रही है। ये पृथ्वी है कहीं, और ये सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। मान लो जी पृथ्वी है, ये सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, और ये है हमारी अर्थ, सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। और ये जो मैंने अभी आपको शो किया, ये वाला, ये ये जो बन रहा है, ये एक पाथ बन रहा है। ये जिस पे हम देख रहे हैं, ये एक पाथ पे घूम रही है।
अब इसी के तरीके ये है हमारे पास एक और पाथ है हमारे पास। ये किसका पाथ है? ये पाथ है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। मान लो ये है मून, तो चंद्रमा अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। अब ये दोनों के जो ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट है, ये पहले वाला पाथ है, और ये दूसरा वाला पाथ है। ये दोनों पाथ हैं, ये दो जगह से कटते हैं। एक जगह यहां से कटते हैं, एक जगह यहां से कटता है, ये एक यहां से कटता है, और एक यहां से कटता है। ये जो हमारा नॉर्थ नोड है, ये जो हमारा नॉर्थ नोड है, दिस इज कॉल्ड राहु। एंड और ये जो हमारा साउथ नोड है, ये वाला नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड केतु। ये है राहु केतु। इसलिए ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं स्पेस के ऊपर, जिनको हम इस तरीके से देखेंगे। और देखा गया है कि राहु एंड केतु आर द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। ये जो एक्चुअल में जो प्लैनेट्स हैं, ये इनसे भी ज्यादा पावर रखते हैं। जब हम अपने ग्रंथों की स्टडी करें तो वहां भी हमने देखा, जब समुद्र का मंथन हुआ तब भी उसके बाद राहु केतु बने। तो राहु क्या है? राहु है हेड, और केतु क्या है? केतु है बॉडी, हेडलेस। इसलिए राहु क्या है? राहु हेड है। हेड मीन सोच। अगर किसी व्यक्ति के लगन में राहु है, वो निरंतर सोचता रहता है, उसका हेड ऐसे चलता है जैसे मशीन चल रही है, जैसे घड़ी की सुई कभी नहीं रुकती है, टिक 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 करती रहती है। इसी प्रकार उस व्यक्ति की सोच टिक 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 चलती रहती है, क्योंकि राहु सोच है। राहु को बड़ा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। राहु की एक्सपेक्टेशंस, राहु की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए राहु दुनिया से जोड़ता है, मीन राहु दुनिया से जोड़ता है। राहु को हर एक चीज चाहिए। और केतु जो है, केतु डिटैचमेंट है। राहु अगर अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। जब व्यक्ति डिटैच होता है तो अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, इसलिए केतु डिटैच करता है और मोक्षा की तरफ लेके जाता है। तो व्यक्ति को, जितने भी व्यक्तियों को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका कारक कहीं ना कहीं केतु और जुपिटर को समझा गया है। इसलिए केतु को हम इतना, हालांकि ये मैलिफिक में आते हैं, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु चारों मैलिफिक में आते हैं, स्टिल केतु से ज्यादा मैलिफिक है राहु। तो इसलिए इन दोनों को हम छायाग्रही कहेंगे। और ये ऑलवेज रेट्रोग्रेड होते हैं, ऑलवेज रेट्रोग्रेड। हालांकि रेट्रोग्रेड के ऊपर हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, जिसमें रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट समझेंगे, और रेट्रोग्रेशन के कारण इनकी क्या क्या बल हमने देखने होते हैं। जब हम षटबल पढ़ेंगे तो उसमें हम जाके देखेंगे। बट स्टिल राहु और केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड, मीन बकरी, ऑलवेज उल्टी दिशा में चलते हैं। और सूर्य और चंद्रमा ऑलवेज मार्गी, ये कभी भी वक्री नहीं होते, कभी भी रेट्रोग्रेशन में नहीं आते। इसलिए जो हमारे 9 प्लैनेट है, 9 में ये जो 4 प्लैनेट है, राहु केतु ऑलवेज वक्री चलते हैं, सूर्य चंद्रमा ऑलवेज मार्गी चलते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। और जो हमारे 5 प्लैनेट है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, मीन मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये मार्गी भी होते हैं, बकरी भी होते हैं, मीन डायरेक्ट भी होते हैं और रेट्रोग्रेड भी होते हैं, रेट्रोग्रेशन में भी आते हैं। इसलिए इन प्लैनेट्स को हम इस प्रकार समझ सकते हैं।
अब ये तो थे हमारे राहु केतु। अब राहु केतु की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जन्म कुंडली में ये किस चीज के कारक हैं? जन्म कुंडली में राहु जो व्यक्ति है उसके दादा के बारे में बताता है, और जो केतु है उस व्यक्ति के नाना के बारे में बताता है। ठीक है, तो राहु को हम और केतु को हम इस प्रकार देख सकते हैं। राहु हाईली मैलिफिक प्लेनेट है। जितनी भी जो करप्शन के काम हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये हम सारी राहु से देखेंगे। जितना भी राहु एक मटेरियलिस्टिक बर्ड है, मैंने अभी कहा इसको अटैचमेंट है हर चीज से, मटेरियलिस्टिक बर्ड की तरफ भागता है। जितनी भी विदेशों की यात्राएं हैं, फॉरेन ट्रेवल्स हैं, ये हम राहु से देखेंगे। और जो बॉडी के पार्ट है राहु के पास, वो है हमारा स्किन और ब्लड। और डिजीजेस, बीमारियां जो देखते हैं हम इससे लेप्रोसी देखते हैं, स्मॉल पॉक्स देखते हैं, कॉलरा देखते हैं। ये सारी बातें हम राहु से स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है केतु। तो केतु का जो बेंट ऑफ माइंड है थोड़ा रिलीजन की तरफ रहता है, मीन ये एक रिलीजियस प्लेनेट है और अकल्टिज्म की तरफ लेके जाता है। इसलिए हम देखते हैं जिनका केतु अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, वो अकल्ट साइंसेस में आते हैं, जैसे ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, जितनी भी अकल्ट साइंसेस है इनकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है, तो ये उनको उस तरफ लेके आता है। केतु किन बीमारियों का कारण है? जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स की छोटी छोटी बीमारियां, जैसे वहां पे वॉर्म्स पैदा हो जाना, कॉलरा हो जाना, या स्मॉल पॉक्स की कोई प्रॉब्लम आना, इन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं केतु से। अब जितनी भी जो फास्ट गति से हमें दर्द की कोई महसूस होती है, तो वो हम केतु से देखते हैं। और केतु और राहु की जगहें कौन सी है? जितने भी अंधेरे स्थान हैं, गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जहां पे थोड़ी गंदगी रहती है, इतनी साफ सफाई नहीं रहती, वो सारी जगहें हम अ, राहु और केतु से जुड़ के देखेंगे। राहु का रंग कैसा है? राहु है एक धुआं, मीन जहां क्लैरिटी नहीं है, राहु धुआं है, राहु इल्यूजन है, राहु माया है, राहु आपको माया में डालता है, आपको भरमाता है। राहु, जिस व्यक्ति का राहु पावरफुल होता है, आपको ऐसी पिक्चर पेश करके बता सकता है कि जैसी एक्चुअल में वो चीज नहीं है, बट आपको विश्वास आ जाएगा, क्योंकि राहु एक ऐसी माया है, वो माया जाल में दूसरों को फंसा लेता है। माया जाल उसके पास बहुत पावरफुल वो टेक्निक है माया की, क्योंकि धुआं है ना, धुआं में हमें साफ नहीं दिखता। देखिए, राहु और शनि में डिफरेंस समझिए। शनि क्या है? शनि अंधेरा है। देखिए, जब अंधेरा होता है लोग अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करते हैं तो गाड़ी चलाते हैं, बट राहु क्या है? राहु धुआं है। क्या धुआं में आप अपनी लाइट ऑन करके गाड़ी चला सकते हो? नहीं चला सकते। अब सर्दी आएंगी, बहुत बड़ी फॉग मिस्ट होगी, जैसे धुंध पड़ती है बहुत देर, क्या धुंध में हम गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चलाते। कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो राहु क्या है? राहु माया है, राहु धुआं है। राहु मीन आपको चीजें साफ साफ नहीं देखने देता। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स राहु और केतु के। हमारी जन्म कुंडली में जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं कंप्यूटर से, तो दो तीन ग्रह और भी आते हैं, जैसे यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। वैसे हम इनके बारे में प्रेडिक्शन में कोई यूज नहीं करेंगे। कभी अब अगर जरूरत पड़ी तो थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे हम इनके बारे में भी। तो यूरेनस क्या है? यूरेनस बहुत दूर है प्लेनेट, और यूरेनस के पास कोई राशि नहीं है। बट जब हमने यूरेनस को देखा और रिसर्च में ये पाया गया कि यूरेनस लगभग हम कुंभ राशि के आसपास देखते हैं, और इसलिए हम समझते हैं कि कुंभ राशि का ही हम इसको स्वामी मानेंगे, इसकी राशि कुंभ ही मानेंगे यूरेनस की। ये लगभग 84 ईयर्स लगाता है जोडिया का चक्कर लगाने में। जैसे शनि लगभग 30 साल लगाता है, तो उससे भी लगभग 3 गुना, 84 ईयर, 84 वर्ष लगा देता है जोडिया का चक्कर लगाने में। और ये है क्या? यूरेनस क्या है? यूरेनस एक मीन मिक्स मेटल है। ठीक है, जितनी भी खगोलीय चीजें हैं, जैसे रेडियम है, जहाँ बिजली का जो सामान है, ठीक है, गैस है, ये सारी चीजें हम यूरेनस से देखेंगे। जैसे दवा खाना है, जहाँ बैंक है, कोयले की खान है,
ठीक है, कोई स्विमिंग पूल है, कोई मशीनरी है, इन चीजों को हम यूरेनस से देख सकते हैं। और हमारे बॉडी के पार्ट कौन से हैं, जैसे हृदय, हमारा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड डिजीज, हमारी जो मस्तिष्क की प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख सकते हैं। हार्ट बीट का रुक जाना, मिर्गी जैसी प्रॉब्लम्स, मीन हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स, स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स, दमा की प्रॉब्लम्स, खांसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स हम देखते हैं यूरेनस से। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है, हालांकि इन प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, कहीं कम चर्चा की जाती है, तो मैंने सोचा चलो प्लैनेट्स आज डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नेपच्यून। तो नेपच्यून की भी अपनी कोई राशि नहीं है, बट ऐसा पाया गया है कि रिसर्च में कि इट फील गुड इन पाइसिस। तो 12वीं राशि जो पाइसिस है, वहां पे गुड फील करता है, ऐसा मैंने कुछ रिसर्च पेपर में पढ़ा था। इसके बारे में ज्यादा लॉजिक प्लीज मेरे से मत पूछिएगा, ज्यादा लॉजिक मुझे भी इसके क्लियर नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा था तो आपके साथ डिस्कस कर दिया। जितनी भी हमारी तांत्रिक प्रणाली है और उसको जो सिग्निफाई करता है, और ये जो नेपच्यून है, जितने भी हमारे जो नेवी के एरियाज हैं, उनको जो सिग्निफाई करता है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हमारे गुप्त जो संगठन है, जो हमारे मीन जैसे सिक्योरिटी की जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, ठीक है, उनको जो सिग्निफाई करता है, जो मीन रिफ्यूजी कैंप रहते हैं, शरणार्थी शिविर जिसको बोलते हैं, वो रहते हैं, उनको उन चीजों को जो सिग्निफाई करता है। हमारे बॉडी पार्ट में हमारी आंखों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मेंटल जो हमारी डिजीज है, जैसे पागलपन जैसे, और जैसे कोढ़ का रोग है, कुष्ठ रोग है, जैसे जहाँ एलर्जी की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड करके इनको देखा जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाय वगैरह, अफीम वगैरह से भी इसका रिलेशन देखा गया है। जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, जो सोने वाली नींद की गोलियां लेते हैं, उससे भी रिलेटेड हमने इसको देखा गया है, ऐसा इसके बारे में चर्चा है। नेक्स्ट प्लेनेट है प्लूटो। तो प्लूटो, अभी हमने बात की नेपच्यून के बारे में, तो नेपच्यून लगभग 147 ईयर लगाता है, 147 ईयर जोडिया का ट्रेवल करने में। तो देखिए कितने साल लगाता है ये। अब उसी पे देखो तो प्लूटो 249 ईयर का समय लेता है इसको ट्रेवल करने में। तो देखिए 249 ईयर बहुत लंबा समय रहता है, इट मीन आपकी पूरी लाइफ में जो कुछ एक ही राशियां जो है ये क्रॉस करेगा। और जनरली इसको देखा गया है कि इसकी अपनी तो कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है, क्योंकि प्लैनेट्स जो हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हैं वो उसकी जो मूवमेंट से मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे करते हैं। क्योंकि जो डिस्टेंस इसका बहुत दूर है, इसलिए इसका इफेक्ट इतना आता नहीं है। और जनरली इट हैज बीन सीन दैट कि जिस राशि में ये गोचर कर रहा होता है और जिस नक्षत्र में जो गोचर कर रहा होता है, उस राशि और उस नक्षत्र के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सिग्निफिकेंसेस हैं, उनको अडॉप्ट करता है और उनको आगे फिर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको